राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरनामा और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। पश्चिम बंगाल में बीजेपी इस बार सत्ताधारी दल टीएमसी के लिए सबसे बड़े चैलेंजर के रूप में उभरी है। बीजेपी इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत लगा रही है, लेकिन इस मिशन में उसे अब बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी में ही सबसे बड़ा दंगल इस समय शुरू हो चुका है। बाहरी लोगों या फिर स्टार्स को चुनाव का टिकट मिलने को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार नाराज देखने को मिल रहे हैं और बंगाल के कई शहरों में प्रदर्शन किया जा रहा है। इसकी बानगी बंगाल की कई सीटों पर देखने को मिली है, जिसमें अलीपुरद्वार विधानसभा सीट भी शामिल है। यहां पर बीजेपी ने इकोनॉमिस्ट अशोक लाहिरी को चुनावी मैदान में उतार दिया है, लेकिन टिकट के ऐलान के बाद यहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा है और उन्होंने स्थानीय कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। यहां तक कि बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने भी कहा कि वो उम्मीदवार को नहीं जानते हैं और इसके बाद बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बदला। आपको यह भी बता दें, उम्मीदवार बदलने के बाद जिला महासचिव सुमन कांजीलाल को टिकट दिया गया है। अब मतदान से पहले ही भारतीय जनता पार्टी अपनी कलह में फंसती हुई दिखाई दे रही है, तो टीएमसी ने भी तंज कस दिया है। टीएमसी सांसद लगातार कह रही हैं ट्वीट करके कि बीजेपी 2 हफ्ते बाद अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर रही है। उनमें से कुछ बीजेपी में है ही नहीं, कुछ को पता ही नहीं है कि उनको टिकट मिला है। अमित शाह को कुछ तैयारी करने की जरूरत है। इसके अलावा डेरेक ओब्रायन ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है, यानी अब बंगाल में बीजेपी बनाम बीजेपी देखने को मिल रहा है। नो बीजेपी, नो ভোট টু বিজেপি। আমি বামপন্থী বন্ধুরা কেউ থাকলেও বলবো আপনার ভোটটা বামপন্থীকে দিয়ে নষ্ট করবেন না। যদি কোনো কংগ্রেস বন্ধুও থাকেন, দয়া করে ভোটটা তৃণমূল কংগ্রেসকে দিন, কারণ তৃণমূল কংগ্রেসের আমাকে যদি জেতাতে চান তাহলে সরকারটা আমাকে চালাতে দিন। আমি চালিয়েছি, চেষ্টা করেছি বিপদে আপদে সবসময় আপনাদের সাথে থাকার, জীবন দিয়ে কাজ করি। আমার নেশা একটাই, মানুষের জন্য কাজ করা আমার পেশা, আমার তাছাড়া আর কিছু নেই। আমি সরকারি চাকরি করেও আমি কিন্তু 1 পয়সা আমি সরকার থেকে নিই না। আমি কিন্তু চিফ মিনিস্টার থেকেও চিফ মিনিস্টারের চেয়ারে বসি না। আমি কিন্তু চিফ মিনিস্টার থেকেও 1 পয়সা চায়ের খরচা নিই না, মাইনে নিই না, 1 লক্ষ টাকা এমপি পেনশন কিচ্ছু নিই না, কারণ আমার কিচ্ছু দরকার নেই। আমার মা মাটি মানুষ ভালো থাকলেই আমি ভালো থাকবো। আপনারাই আমার প্রাণ, আপনারাই আমার জান, আপনারাই আমাদের জন্য সব কিছু। ভালো থাকবেন, সুন্দর থাকবেন। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, খোদা হাফেজ, জয় জোহার, জয় বাংলা। মা বোনেরা একটু উলুধ্বনি হবে? মা বোনেরা আমার একটু উলুধ্বনি, একটু আল্লাহর কাছে দোয়া। ছাত্র যৌবন তালি দাও মা বোনেদের সমর্থনে। মনে রাখবে খেলা হবে 27 তারিখ, আর 27 তারিখের খেলায় বিজেপিকে মাঠের বাইরে করে দিতে হবে, বোল্ড আউট করতে হবে আর এমন ভাবে খেলতে হবে যাতে জীবনে ওরা খেলতে না পারে। और डिबेट में शामिल होने के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर दयाशंकर टीएमसी का पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत है आपका। राहुल आनंद बीजेपी का पक्ष रखेंगे, आपका भी बहुत स्वागत है। राहुल जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही होगा, क्योंकि बंगाल में अब तक हमें देखने को मिल रहा था बीजेपी वर्सेस टीएमसी था, लेकिन अब जो बाहरी लोगों को टिकट दिया जा रहा है उसके बाद तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मतलब बवाल मचा रखा है। अब जो टक्कर है बीजेपी वर्सेस बीजेपी दिखाई दे रही है। राहुल जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ, मेरा सवाल आपसे यह है कि अब तक की जो टक्कर थी बीजेपी और टीएमसी के बीच में थी, लेकिन अब जब से बाहरी लोगों को टिकट दिया गया है तब से कार्यकर्ताओं ने बवाल मचा रखा है। बीजेपी वर्सेस बीजेपी बंगाल में देखने को मिल रहा है। कि कहीं भी कोई जब होता है तो उस समय कहीं अस्थिरता का माहौल जरूर आ जाता है। और कहने की बात यह है कि कार्यकर्ता की कुशलता और उनके अनुभव के आधार पर टिकटें दी जाती हैं। ऐसी कोई पहली बार नहीं हुई है, ऐसे पहले भी हुआ है, इस प्रकार की घटना घटी है। लेकिन किसी कार्यकर्ता हो या टिकट के उम्मीदवार हो, उनका लक्ष्य होता है किसी अपने पार्टी को विजयी प्राप्त कराना। ऐसा कोई बीजेपी में हुआ है, टीएमसी में भी हुआ है। टीएमसी में भी आखिरी दौर में आपने देखा होगा कि 3 लोगों के नाम काटकर बदल दिए गए। तो कहीं ना कहीं उन्होंने निचले स्तर पे सर्वे किया हो,
जिसमें उन्होंने अपने कैंडिडेट को फिट नहीं पाया होगा और उम्मीदों के हिसाब से उतरता हुआ नहीं पाया होगा, इसलिए इस प्रकार की नहीं घटना राहुल घटी आनंद है। जी, लेकिन पैराशूट कैंडिडेट भी उनको बोला जा रहा है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको वहां के लोग जानते ही नहीं है। अगर जानते नहीं तो फिर वोट कैसे देंगे? बीजेपी कार्यकर्ता खुद नहीं जानते। कई सीटें हैं जहां पर ऐसे लोगों को उतारा गया है जिसकी वजह से बवाल हो रहा है। ऐसे अनजान लोगों को उतारा गया है जिनको कार्यकर्ता ही नहीं जानते, फिर क्या मतलब है इस चीज का? देखिए, यहाँ पे जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो पार्टी के सिंबल पर लड़ाई लड़ी जाती है। हर कोई भारतीय जनता पार्टी को उस छाप को जानता है। तो ये अवसर की बात है कि किसी को अवसर अगर नहीं मिलता है तो जाहिर सी बात है कि वो नाराजगी का दौर में रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सीएम कैंडिडेट भी घोषित नहीं किया गया है, प्रधानमंत्री जी के फेस पे लड़ा जा रहा है, उसी प्रकार से जो वहां पे चुनाव लड़े जा रहे हैं, जो नए लोग को जो टिकट दिया गया है वो पार्टी से पहले से भी परिचित हैं, कोई नई बात नहीं है। और रही बात राजनीतिक चुटकी लेने की, तो वो लेने का काम हमारा विपक्ष कर रहा है और सभी लोग जानते हैं कि यहाँ की जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो पार्टी सिंबल पे लड़ी जा रही है। जी, लेकिन टीएमसी को तो कसने का मौका मिल गया ना। टीएमसी सांसद अब कह रही है कि गृह मंत्री को होमवर्क करना चाहिए। पूरी तैयारी गृह मंत्री ने नहीं कर रखी है। देखिए, राजनीति में उनको कसना आम बात है, लेकिन तो माननीय जी को जो होमवर्क करने की बात कही जा रही है, तो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने पहले से कर रखा है। ठीक है, एक अगला जवाब मैं लूंगी डॉक्टर दयाशंकर से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक पर जाना होगा। ब्रेक के बाद सवाल यही है कि आखिर ऐसी क्या वजह हो गई जिसकी वजह से बंगाल में बीजेपी वर्सेस बीजेपी। छोटा सा ब्रेक। खबरनामा, खबर से असर तक। उत्तर प्रदेश में पिछले 4 वर्षों में प्रदेश के अन्नदाताओं का जितना विकास हुआ है उतना बीते 70 वर्षों में भी नहीं हुआ था। हर एक योजना जो किसान की समृद्धि के लिए, उनकी खुशहाली के लिए आवश्यक होगा, हमें उसे लागू करने में कोई संकोच नहीं होगा। पिछले 4 वर्षों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों का 1,25,000 रुपए का भुगतान किया है, जो पहले की किसी भी सरकार के कार्यकाल से सबसे अधिक है। साथ ही गन्ना और चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। आज उत्तर प्रदेश की 20 चीनी मिलों का विस्तारण और आधुनिकीकरण किया गया है। रमाला, बागपत की चीनी मिलों में पेराई की क्षमता बढ़ाकर 5,000 TCD की गई है। चीनी की गुणवत्ता में बढ़ोतरी लाने हेतु पिपराइच में आधुनिक तकनीकों से लैस 5,000 TCD पेराई क्षमता की सल्फरलेस चीनी मिल की स्थापना की गई है। उत्तर प्रदेश में निरंतर किसानों के हित में हो रहे कार्यों के कारण आज राज्य का किसान खुशहाल है। किसान सम्मान निधि के तहत जो किस्त आ रही है वो समय समय पर आ रही है, जो है उससे हमें बहुत लाभ मिला है। उन्नति की राह पर हो रहे सपने साकार। उत्तर प्रदेश में काम दमदार, योगी सरकार। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरनामा, खबर से असर तक।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो बीजेपी में बाहरी लोगों को टिकट देने पर सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ताओं में ही जमकर बवाल मचा हुआ है। डॉक्टर दयाशंकर, अगला सवाल मेरा आपसे ही होगा। बीजेपी का कहना है कि कई बार होता है स्थिति के हिसाब से बाहर के लोगों को भी टिकट दिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि गृह मंत्री ने होमवर्क नहीं किया है। के माध्यम से कई बार बताया जा चुका है कि लोकसभा में स्विच करके वोट काफी प्रतिशत में इनको मिल गया था, जो वाम दल का और कांग्रेस का, और इनका बूथ स्तर पे कोई बहुत संगठन अच्छा है नहीं, और जो संगठन अच्छा है नहीं, और किसी तरह ये चाहते हैं कि जो वोट प्रतिशत जो हमें मिला है कम से कम कुछ ना कुछ बच जाए। तो क्या कर रहे हैं कि अपने कुछ सांसदों को, कैबिनेट मिनिस्टर को भी टिकट दे रहे हैं। अब तो इनके देखिए जिला अध्यक्ष जैसे बोल रहे हैं और महासचिव लोग पहचान नहीं रहे हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से कई बार बताया जा चुका है कि संभवतः ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी को लोग जानते हैं, गृह मंत्री जी को जानते हैं, और भी मंत्री जी लोग हैं, 2-4-5 सीएम महोदय भी लोग हैं। अब तो वो दिन दूर नहीं है कि इन लोगों को भी टिकट बीजेपी को दे ही देना चाहिए, क्योंकि उनके पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि जो इस कैंडिडेट को टिकट दिया जा रहा है उनको हम लोग जानते नहीं है, और जिनके कारण इन्हीं के कार्यालय पे वो लोग धरना प्रदर्शन और पत्थरबाजी भी कर रहे हैं। तो अब तो यही है भाजपा के लिए कि इन लोगों को भी अब टिकट दे दे जल्द से जल्द। अगला जो घोषणा करेगी टिकट का, तो संभवतः हो सकता है कि जनता जानती हो। हाँ। तो कुछ चमत्कार हो सकता है। राहुल आनंद जी, तो फजीहत हो गई ना, पार्टी के चुनाव से पहले ही फजीहत हो चुकी है। कार्यकर्ता आपस में लड़ रहे हैं, लाठी डंडे वहां पर चल रहे हैं, पत्थरबाजी वहां पर हो रही है। देखिए काजल जी, ये बस क्षणिक है। जो दृश्य देखा जा रहा है, जो देखने में आ रहा है, वो दृश्य ऐसा है नहीं। और जो भी टिकट का जो बंटवारा किया गया है वो पूरे वास्तविक ढंग से किया गया है। उसमें हर एक पहलू पे विचार किया गया है। हाँ, ये हो सकता है कि जो कार्यकर्ताओं को कहीं कोई शिकायत है तो शीर्ष नेतृत्व उसके ऊपर चर्चा करने के लिए भी तैयार है और करती भी है। और आपने ये बिहार में देखा था कि कुछ लोगों की टिकटें कटी थी, लेकिन सबने संगठन का साथ दिया था। और एक डॉक्टर साहब ने एक बड़ी बात कह दी, बूथ स्तर की बात कर दी। तो मैं इनको याद दिला दूं कि भाजपा का बूथ स्तर का जो भी कार्य होता है वो काफी मजबूत होता है, क्योंकि हम बूथ को जीतने पे ही भरोसा रखते हैं। एक बूथ 10 यूथ का जो नारा था वो भाजपा ने ही दिया था, और भाजपा के संगठन में बूथ लेवल के लोगों पे काफी मशक्कत की जाती है और काफी उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि किस प्रकार से बूथ को जीतना है, क्योंकि जो वोटिंग की जो प्रक्रिया होती है वो बूथ से ही शुरू होती है। और इसके लिए बहुत ज्यादा विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, कहीं से कोई फर्जियत नहीं हुई है। अगर आप देखा जाए तो आपके सामने जो टीएमसी है उसमें भी टिकट कटने के लिए आपस में कहीं असंतोष का माहौल देखने को मिला है। अभी पीके जी ने, जो प्रशांत किशोर ने वहां पर जाकर जब अपना चलाया था तो बहुत सारे नेता असहमति जाहिर किए थे ममता बनर्जी जी से। उसी की एक उपज शुभेंदु अधिकारी जी भी हैं। हाँ, ठीक है, आऊंगे आपके पास डॉक्टर दयाशंकर। ये टीएमसी के लिए तो फिर फायदा ही हो गया है, मौके का फायदा आप उठा सकते हैं, क्योंकि टक्कर में कोई नहीं है अब तो मतलब पार्टी अपने आप से लड़ रही है। देखिए, हम किसी का कभी फायदा नहीं उठाते, हमारे पार्टी का सिद्धांत ऐसा नहीं। अपने राजनीति में सब हो जाता है, राजनीति में तो सब हो जाता है। नहीं, की बात हमारी पार्टी करती है, किसी का फायदा नुकसान उनसे हमें नहीं मतलब। ठीक है, आपकी बात पूरी करेंगे। एक छोटे से ब्रेक पर जाना होगा, और ब्रेक के बाद सवाल यही होगा कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, टक्कर किस किस के बीच में है। अब वो जो मुकाबला है वो पलटा हुआ नजर आता है। छोटा सा ब्रेक। खबरनामा, खबर से असर तक। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं
उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो बंगाल का जो मुकाबला है बीजेपी वर्सेस टीएमसी कम दिखाई दे रहा, बल्कि बीजेपी के अंदर का मुकाबला ज्यादा होता जा रहा है। डॉक्टर दयाशंकर, मेरा अगला सवाल आपसे ही होगा, वो यही कि आप कैसे इस मौके का फायदा उठाएंगे, क्योंकि राजनीति में सब हो जाता है। हमारी पार्टी जो है बूथ स्तर पर काम करती है, माटी मानुष की काम बात करती है, सभी को साथ लेकर चलने की बात करती है, जिसका ये नतीजा है। जनता खुद चुनाव लड़ रही है ना, दीदी के लिए, बंगाल की बेटी के लिए वो खुद चुनाव लड़ रही है। इसलिए टीएमसी पहले से ही अस्वस्थ है, जनता पे विश्वास है, अपने कार्यों पे विश्वास है। इसलिए हमें न तो किसी के मौके का फायदा उठाना है, ऐसा हम लोग दूसरे के घर पे ताकने का कार्य करते ही नहीं है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ काम पे विश्वास करते हैं, मन की बात पे विश्वास नहीं करते। जनता की सुनते हैं, उसकी काम और उसके लिए कार्य करते हैं, जो अपने मैनिफेस्टो में भी झलक रहा है। जिस तरह से सबके बारे में सोचा गया है मैनिफेस्टो में, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे महिला हो, चाहे एसटी एससी हो। लेकिन डॉक्टर दयाशंकर, मैनिफेस्टो को लेकर तो यही कहा जा रहा है कि जो पहले था वही इस बार, कुछ नया है नहीं टीएमसी के मैनिफेस्टो में, ये भी सवाल उठ रहे हैं। काफी नए हैं, उसमें बहुत चीजें जुड़ी गई हैं। जैसे स्टूडेंटों के लिए देखिए क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है 10 लाख रुपए का, 5 लाख नौकरी का, एससी एसटी समुदाय को 12,000 रुपया ईयरली दिया जाएगा। इसके बाद जो किसान बंधु स्कीम है, पर एकड़ 10,000 रुपया कर दिया गया है, और जो है गरीब तबके को भी 5,000 रुपया 6,000 पर ईयर दिया जाएगा। तो काफी चेंजेस भी हुए हैं, थोड़ा उससे बेटर कार्य करने के लिए। आप कह रहे हैं कि हम किसी के मौके का फायदा नहीं उठाते, लेकिन बीजेपी की तर्ज पर चलते हुए टीएमसी बार बार दिखाई देती है, चाहे वो मुद्दों की बात हो, नारेबाजी की बात हो, क्योंकि इस समय जो बंगाल के चुनाव में है वो डायलॉग ज्यादा सुनाई दे रहे हैं। खेला होवे, परिवर्तन होवे। अब प्रधानमंत्री कहते हैं कि खेला होवे, ममता बनर्जी कहती है, लेकिन हम बोलते हैं कि परिवर्तन होवे। देखिए, परिवर्तन को तो हम लोग भी बात हमेशा करते हैं और परिवर्तन का जवाब भी देते हैं कि परिवर्तन बहुत ही सृष्टि का नियम है, परिवर्तन होना भी चाहिए। और परिवर्तन का दृष्टिकोण बार बार कहा जाता है कि थोड़ा बड़ा करिए, बृहद करिए, परिवर्तन को थोड़ा विस्तृत कर लीजिए। जैसे देश की जनता पूरे देश से बीजेपी को हटाने का काम कर रही है, परिवर्तन करने की काम कर रही है, इनके साथ के लोग 1 बाय 1 करके साथ छोड़ रहे हैं, इनके फ्रंटल इनका साथ छोड़ रहे हैं, सरकारें 1 बाय 1 करके गिर रही है। तो हम लोग इस परिवर्तन की चर्चा करते हैं, बड़े स्तर का परिवर्तन, देश में परिवर्तन की बात करते हैं। देश में परिवर्तन कैसे होगा? टीएमसी देश में परिवर्तन कैसे करेगी? क्योंकि ममता बनर्जी कह चुकी हैं, आज उन्होंने ये कहा है कि आप दिल्ली को संभालिए पहले, उसके बाद बंगाल में आइए। ये धमकी कैसी है और क्या मतलब है इसका? दिल्ली का तो केजरीवाल महोदय जी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जनता द्वारा चुनी गई सरकार का ये लोग दोहन कर रहे हैं। एलजी महोदय को का पावर बढ़ाने का ये लोग काम करते हैं। जो जनमत आया है, लगभग 90% लोग दिल्ली की जनता ने माननीय केजरीवाल महोदय जी को जनमत दिया है, और ये लोगों का चाल चरित्र चेहरा जनता द्वारा चुनी हुई सरकार का भी ये लोग ठीक है। हाँ राहुल आनंद जी, जो परिवर्तन बीजेपी नहीं कर पाई वो परिवर्तन अब टीएमसी करेगी। देखिए, ये सब कहने की बातें हैं। हाँ, ये लोग नकली सेकुलरिज्म वाले व्यक्ति हैं जो वक्त के हिसाब से अपने आप को बदलते हैं। आज तक तो मैंने देखा था कि छिपकली ही रंग बदलती है, लेकिन आपने बंगाल के अखाड़े में देख लिए हैं कि किस प्रकार से पार्टी रंग बदल रही है। जब जैसा तब वैसा का रूप धारण कर रही है।
और जहां तक परिवर्तन की बात है तो भारतीय जनता पार्टी सक्षम है देश के विकास करने में भी और राज्य के भी विकास करने में भी। और अगर पुरानी सरकार को अगर उठाकर देख लिया जाए और इस सरकार को देख लिया जाए तो लोग कदम से कदम मिलाकर सरकार के साथ चल रहे हैं। वो बहुत पुरानी बातें हो गई हैं कि कभी कोई कहा करता था कि पार्टी ने ये नहीं किया, अपने मैनिफेस्टो में पार्टी ने वो नहीं किया, और मति भ्रम का जाल बिछाकर लोगों से वोट लिया करती थी। अब वो परिस्थिति बदल गई है, कहीं ना कहीं ये परिस्थिति तो मैनिफेस्टो में टीएमसी ने भी बदली। टीएमसी ने बहुत कुछ दिया है, चाहे वो राशन हो, रोजगार हो या फिर राहत हो। अब बीजेपी क्या देगी? कितना बढ़ चढ़ के आप देंगे? बीजेपी ने अभी अपना पत्ता नहीं खोला है, लेकिन ममता बनर्जी से काफी बेहतर हमारा होगा। हम आत्मनिर्भरता की तरफ लोगों को आकर्षित करेंगे और हमारे जो मैनिफेस्टो में जो भी बातें होंगी सरकार बनने के बाद उस पे हम अमल भी करेंगे। सरकार तो तब बनेगी ना जब पहले कार्यकर्ताओं के बवाल को तो रोक ले, कार्यकर्ता जो आगजनी करें उसको तो रोक ले, कार्यकर्ता जो पत्थरबाजी करें उसको तो रोक ले, उसके बाद ही तो सरकार बनेगी ना। देखिए काजल जी, लोकतंत्र में हर एक बात जायज होती है और आप अगर कोई आपके शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ खड़ा होता है तो वो बुरी बात नहीं है, वो अच्छी बात है, क्योंकि संगठन एक परिवार की तरह होता है। उसमें सारे लोगों की बातें और मन मिले ये मुश्किल है, लेकिन कुछ एक विचारधारा ऐसी होती है जिसपे सारे लोग चलने को तैयार होते हैं। देखिए ये बात अभी एक मिनट, ये बात आपने अभी कही कि सारे लोगों के मतभेद या मनभेद मिले, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब कांग्रेस की बारी आती है तो कांग्रेस पर आप सवाल उठा देते हैं कि आपके जो नेता हैं वो जम्मू कश्मीर में जा चुके हैं, अंतरकलह है बहुत ज्यादा। तो ये बात तो फिर वहां पर भी लागू होती है कि पार्टी में कुछ ना कुछ चलता रहता है, वो तो आपके यहाँ भी चल रहा है, मतलब आप वहां सवाल नहीं उठा सकते। फिर मैं बोलूं? हाँ बोलिए। अब मैं आपको बताता हूँ, कांग्रेस की जहां तक बात है तो कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के विचारधारा पे चल रही है। यहाँ संगठन की बात है, भारतीय जनता पार्टी में संगठन ही परिवार है और यहाँ राष्ट्र की बातों को लेकर चलते हैं। आज हमारे जेपी नड्डा जी जरूर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कल कौन होगा कोई जानता है क्या? कल हमारे प्रधानमंत्री कौन होंगे इस बात को कोई जानता है क्या? गृह मंत्री कौन होंगे कोई जानता है क्या? लेकिन कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होंगे और प्रधानमंत्री का दावेदार कौन होगा, ये सारे लोग जानते हैं। और जो G23 का जो मामला है वो उन नेताओं, वो बड़े नेताओं को वैल्यू नहीं देने से और उनकी बातों को नहीं समझने से जो राजनीतिक क्षति हो रही है कांग्रेस को, उससे वो कटाक्ष भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई थी। बंगाल में कितनी राजनीतिक क्षति अब होने वाली है बीजेपी को, इसका अंदाजा क्या पार्टी को है? इस कार्यकर्ताओं की बवाल की वजह से कितना नुकसान होने वाला है, क्या इसका अंदाजा है पार्टी को? देखिए, हम अपने सारे कार्यकर्ताओं से जिसमें मतभेद है, जो प्रतिकूल परिस्थिति में नहीं है हमारे साथ, तो उन सारे कार्यकर्ताओं से हमारे शीर्ष नेतृत्व तो बैठक करेंगे, बातें करेंगे, उनको मनाया जाएगा। परिवार में मान मनोबल चलता रहता है और बीजेपी ने एक सर्वे कर रखा है कि किस सीट पे किसको कितनी पसंद कर रही है वहां की जनता। तो अगर जो टिकट कटा है तो टिकट कटने से लोगों को नाराज नहीं होना है, पार्टी आगे भी मौका लोगों को देगी, बस जुड़े रहना है और जो विचारधारा है उससे अलग नहीं होना है। तो किस तरीके से जोड़ा किस तरीके से जाएगा? क्योंकि एक सीट पर हमने देखा वहां पर कैंडिडेट को बदल दिया गया है, बंगाल की ही सीट है, वहां पर कैंडिडेट को बदल दिया गया और वो इसलिए क्योंकि कार्यकर्ताओं का बवाल बहुत ज्यादा बढ़ा। तो क्या ऐसा होगा कि जितने भी बाहरी जो कैंडिडेट हैं, अभी बवाल लगातार चल रहा है, क्या उनको भी बदला जाएगा? देखिए, जितने भी बाहरी का मतलब आपको बता दूं कि बहुत ज्यादा लोग नहीं है, कुछ गिने चुने लोग हैं और जो एक प्रभाव रखते हैं, जो अपना एक प्रभाव रखते हैं, बंगाल राज्य पे प्रभाव रखते हैं। तो जो संगठन में आए हैं और कार्यकर्ताओं के साथ मेलजोल बढ़ाकर वो आगे चलेंगे और जो सीट पे कैंडिडेट बदलने की जो बात जहां तक आई है, तो वो राय मशवरा करने के बाद ही बदली गई होगी, क्योंकि जब टिकट दिया गया था तो उस वक्त भी कोर कमेटी ने बात करी होगी और जब टिकट कटा होगा तो उस समय भी कोर कमेटी ने बात की होगी। तुरंत आइए और टिकट लेके जाइए ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास नेताओं की कमी नहीं है, बस विचारधारा और समय की मांग। नेताओं की कमी नहीं तो फिर सांसदों को क्यों उतारना पड़ा? अगर वहां के स्थानीय लोगों को क्यों नहीं उतार दिया? अब मैं उस पर बताना चाहूंगा आपको कि सांसद ने
अपनी इच्छा प्रकट की होगी लड़ने के लिए, तभी पार्टी ने दी। और वहां पे कोई स्थानीय कैंडिडेट ऐसे ठीक है नहीं डॉक्टर होंगे दयाशंकर, जो टीएमसी लगातार, ठीक है, टीएमसी लगातार सवाल उठाती है। ममता बनर्जी खुद बार बार कहती हैं कि बाहरी लोगों को बुला लिया गया है और बाहर के जो लोग हैं वो पैसे लेकर आ रहे हैं, मतदाताओं को पैसे दे रहे हैं, उनको खरीदने की कोशिश की जा रही है। बाहरी लोगों से इतनी चिढ़ क्यों है आपको? आवाज सुन पा रहे हैं मेरी डॉक्टर दयाशंकर? हाँ, मेरा सवाल आपसे यह है कि ममता बनर्जी बार बार कहती हैं कि बीजेपी बाहर के लोगों को लेकर आ रही है, चाहे वो प्रचार के लिए हो या फिर कैंडिडेट हो, बाहर के लोगों को लेकर आ रही है। इतनी चिढ़ टीएमसी को बाहर के लोगों से क्यों है? बाहर के लोगों से चिढ़ नहीं है, कोई बाहरी नहीं है, सभी लोग देश के हैं। बाहरी का मतलब ये है कि धरातल पे इनके पास कार्यकर्ता नहीं है, झंडा डंडा ढोने वाले लोग नहीं है, झंडा लेके चलने वाले, धरना प्रदर्शन करने वाले, चुनाव में प्रचार करने वाले लोग। तो बाहर से काफी लोगों को बुलाया गया है, उनको बाहरी बताया जा रहा है। चूंकि लोकल स्तर का वोट होता है, अब मान लीजिए मैं उस स्टेट का हूं नहीं, तो मेरा वहां पे क्या काम है? मैं थोड़ा ही वोट दूंगा। अरे प्रचार करने गए, 1-2 दिन आप प्रचार किए, और भी स्टेट में चुनाव चल रहा है, देश में चल रहा है, वहां पे प्रचार करिए और देखिए। ठीक है, तो भारी बवाल इस समय मचा हुआ है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने के लिए। भारी बवाल इस समय मचा हुआ है। बंगाल की राजनीति में अब तक का जो मुकाबला था सिर्फ टीएमसी वर्सेस बीजेपी था, लेकिन अब जो बाहर के लोग हैं उनको टिकट दिया गया, जिसके बाद बीजेपी में अपनी ही पार्टी में जमकर बवाल मचा हुआ है। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। खबरनामा, खबर से असर तक। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो देश भर में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 39,000 से ज्यादा केस अब तक सामने आ चुके हैं। कोरोना की वजह से काफी समय से विदेशी टूरिस्ट भारत की यात्रा पर नहीं आ रहे और इसी वजह से टूरिस्ट सेक्टर ही नहीं बल्कि एविएशन सेक्टर को भी भारी नुकसान पहुंचा है। और वहीं अब दुनिया भर के ज्यादातर देशों में वैक्सीनेशन कार्यक्रम लगातार चलाया जा रहा है। बावजूद इसके सेंटर फॉर एशिया पैसिफिक एविएशन की रिपोर्ट का दावा है कि साल 2023 से पहले विदेशी टूरिस्टों का भारत आगमन सुचारू रूप से नहीं हो पाएगा। दुनिया के सभी देशों में अब कोरोना वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन अब भी लोगों में विदेशी यात्रा करने को लेकर कहीं ना कहीं डर है। विदेशी टूरिस्ट भारत की यात्रा करने से भी कतरा रहे हैं। ज्यादातर टूरिस्ट क्वारंटाइन नियमों का पालन करने को लेकर असमंजस की स्थिति में है, इसलिए वो विदेशी यात्रा करना ही नहीं चाहते हैं। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि साल 2023 से पहले भारत में विदेशी पर्यटकों का आगमन सुचारू रूप से नहीं हो पाएगा। सेंटर फॉर एशिया पैसिफिक एविएशन ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ के मार्च के सर्वेक्षण में पाया गया कि 80 विजिटर्स क्वारंटाइन नियमों की वजह से यात्रा करना नहीं चाहते हैं।
तो पंजाब में भी स्कूल और कॉलेज 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। कई जिलों में नाइट कर्फ्यू इस समय लगा दिया गया है। आज देश में कोरोना पिछले साल नवंबर के बाद से अब तक के सबसे ज्यादा तकरीबन 40,000 मामले दर्ज हुए हैं। देश में पिछले 24 घंटों में 39,726 कोरोना के केस आए हैं, जिससे अब इन मामलों की कुल संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है और पिछले 24 घंटे में 154 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। पंजाब की अगर बात करें तो यहां पर भी लगातार सरकार सख्ती बरत रही है। सीएम अमरिंदर सिंह ने कहा है कि राज्य में कोरोना वायरस की स्थिति बहुत गंभीर है, इस पर चर्चा होनी चाहिए और जो नियम है लोग उन नियमों का पालन करें। कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माना भी लगाया जाएगा। ये जुर्माने को लेकर ऐलान किया गया है। महाराष्ट्र, केरल और पंजाब में संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले निकलकर लगातार सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बुरे हालात इस समय हैं। अगर पंजाब की बात करें तो यहां पर नाइट कर्फ्यू कई जिलों में लगाया गया है। कौन कौन से वो जिले हैं जहां पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है वो आपको बताते हैं। लुधियाना, जालंधर, पटियाला, मोहाली, अमृतसर, गुरदासपुर, होशियारपुर, कपूरथला और रूपनगर में रात को 11 बजे से सुबह 5 बजे के बजाय अब रात को 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगा रहेगा। इन जिलों में रोज कोरोना के 100 से ज्यादा केस निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से नाइट कर्फ्यू का फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है, प्रशासन की तरफ से लिया गया है। यानी रात को 9 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। ये पंजाब के वो जिले हैं जहां पर नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया। हालांकि पंजाब में स्कूल कॉलेज 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि आपको ये भी याद दिला दें कि जब कोरोना काल शुरू हुआ था तो उसके बाद से स्कूल कॉलेज देश भर में बंद हो गए थे और जैसे ही ये लहर कम हुई उसके बाद स्कूल कॉलेज खोल दिए गए। कुछ छात्रों को बुलाया जाता था, लेकिन फिर भी उतनी संख्या में छात्र नहीं पहुंच पा रहे थे जितनी संख्या में पहुंचना उनको चाहिए था। लेकिन अब जैसे ही ये दूसरी लहर की शुरुआत हुई है, अब एक बार फिर से स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि छात्रों को बचाना बेहद ज़रूरी है। कई स्कूलों से निकलकर ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर एक क्लास में लगभग सभी छात्र छात्राएं कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, संक्रमित हुए हैं, जिसकी वजह से स्कूल प्रशासन ने ये बड़ा फैसला लिया है और सरकार की तरफ से भी बड़ा फैसला यही लिया गया है कि अब स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन वहीं यात्रा को लेकर भी बड़ा ऐलान अब ये किया गया है कि यात्रा जो है 2023 तक उस सुचारू रूप से नहीं चल पाएगी जैसे कि चलनी चाहिए थी। कोरोना की वजह से काफ़ी समय से जो विदेशी टूरिस्ट हैं भारत की यात्रा पर नहीं आ रहे थे। डॉक्टर डीके गुप्ता चिकित्सक इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है अब डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर डीके गुप्ता, लगातार जो हालात हैं वो खराब होते जा रहे हैं, जहां महाराष्ट्र की बात हो, पंजाब की बात हो या फिर केरल की बात हो। ये हमारे देश के 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर स्थिति बहुत ज्यादा बद से बदतर होती जा रही है। आपका रिएक्शन? देखिए मैम, ये हालत जो है हम लोग खराब कर रहे हैं। हम सबको पता था कोरोना का पूरे विश्व में क्या हाल हो रहा है, चाहे वो जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वहाँ पे तीसरा लॉकडाउन चल रहा है, चौथा लॉकडाउन चल रहा है, तीसरी लहर चल रही है, दूसरा नया स्ट्रेन आ गया है, तीसरा स्ट्रेन आ गया, ब्राजील में स्ट्रेन आ गया, साउथ अफ्रीका में आ गया, यूके में आ गया था। उसके बावजूद हम सबको लग रहा था कि हमारा कोरोना खत्म हो गया है और हम लोग कोरोना मुक्त हो गए हैं। वैक्सीन प्रक्रिया भी स्लो हो गई थी, तो लोगों ने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जितना था उसके बारे में बिल्कुल सोचना छोड़ दिया था। लोग भूल गए थे कि कोविड एप्रोप्रिएट भी करना चाहिए। तो ये सब प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से दिक्कत आई है और अगर हम लोग अभी चेते नहीं तो ये दिक्कत और बढ़ जाएगी। डॉक्टर डीके गुप्ता, अब बड़ा सवाल ये भी है कि क्या एक बार फिर से लॉकडाउन लगाने की जरूरत है, और अगर लॉकडाउन लगाया गया तो क्या परिस्थितियां सामान्य होंगी? लॉकडाउन कोई समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। लॉकडाउन जो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेस, हमारा लोग हैं जो हमारे काबू ना आए, हमारी बात ना माने, कोविड बिहेवियर को फॉलो ना करें, तब लॉकडाउन की जरूरत पड़ती है। अगर आप चाहते हैं कि लॉकडाउन समस्या है तो लॉकडाउन की वजह से अगर हम लोग लगाएंगे तो उसकी वजह से आर्थिक समस्या पैदा हो जाएगी, वो इससे बड़ी विकराल होगी, उससे मौतें ज्यादा होंगी। तो अभी तरीका है कि हम सबको संयम होने की जरूरत है, हम सबको संतुलित होने की जरूरत है, डिसिप्लिन रखने की जरूरत है, कोविड बिहेवियर फॉलो करने की जरूरत है। जो अननेसेसरी एक्टिविटी है, जो जिनकी जरूरत नहीं है,
उनको बंद करने की जरूरत है। मतलब लॉकडाउन शुड बी पार्शियल एज पर रिक्वायरमेंट, ठीक है, एज पर जो जिससे हमारी गलतियां सफर ना करें, और साथ में हमें जो वैक्सीनेशन प्रक्रिया है उसको तेज करने की जरूरत है। डॉक्टर डी.के. गुप्ता, सबसे ज़्यादा इस समय बड़ा सवाल जो है वो टूरिस्ट को लेकर भी है, क्योंकि पर्यटन जिस तरीके की बुरी हालत इस समय हो चुकी है, बाहर के जो लोग हैं वो भारत नहीं आ पा रहे हैं, और अब लगभग ये कहा जा रहा है कि 2023 तक ये जो आवागमन है वो सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा। ये तो हर देश का यही हाल है, कहीं भी ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जहाँ पे सुचारू हो गया हो। मेडिकल टूरिज्म सबसे ज्यादा अफेक्ट हुआ है, एविएशन इंडस्ट्री ज्यादा अफेक्ट हुई है, हॉस्पिटल की इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट है, होटल है, तो सबसे ज्यादा अफेक्ट हुई है। बिकॉज ये सबसे बड़ी मार्केट पड़ेगी, बिकॉज इनकी जो इनके यहाँ जो लोग आते हैं, घूमने आते हैं, जो आते हैं, वो सबसे ज्यादा हाई रिस्क हो जाते हैं, जिससे कोरोना का ट्रांसमिशन खतरा एक देश से दूसरे देश में, दूसरे देश से दूसरे प्रदेश में, और एक देश में कोई नया स्ट्रेन आता है तो वो भी एक दूसरे देश से नया स्ट्रेन जा सकता है। तो इन सबको तो रोकना पड़ेगा। ये जब तक ये वैक्सीनेशन प्रक्रिया सारे देशों में अच्छे से साथ नहीं कवरेज ना हो जाए। ठीक है, हमारे साथ इस समय अविनाश कंबोज संवाददाता पटियाला से जुड़ चुके हैं। अविनाश, क्योंकि पंजाब में इस समय बुरे हालात हैं और ऐसे हालात हैं जो कि स्कूल कॉलेज अब बंद करने पड़े हैं 31 मार्च तक के लिए, अपडेट बताइए पंजाब का। जी, बात करें कहीं ना कहीं कोरोना पॉजिटिव केसों का जो आंकड़ा है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। 179 नए केस आने से कहीं ना कहीं और ज्यादा लोगों को चिंता बढ़ गई है। वहीं इस पूरे मामले पर जो पटियाला के डीएसपी सिटी है योगेश शर्मा, उन्होंने कहा कि हमने जो लोगों को अवेयर भी कर रही है, अलग अलग टीमें बनाई गई हैं, कहीं ना कहीं अवेयरनेस भी की जा रही है। जो लोग जानबूझकर अनदेखा करते नजर आ रहे हैं उनके चालान भी काटे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो कोरोना महामारी के केसों का आंकड़ा बढ़ रहा है, जिसको लेकर पंजाब सरकार ने भी जो कर्फ्यू का टाइम है वो भी बढ़ा दिया। रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू का टाइम बढ़ा दिया, और स्कूल कॉलेज जो कॉलेज हैं वो भी बंद कर दिए गए 31 मार्च तक। जी काजल, लॉकडाउन को लेकर कोई पंजाब में इस समय बातचीत चल रही है, कोई चर्चा चल रही है? क्योंकि जितने बुरे हालात ऐसे हो चुके हैं, लगभग हमारे देश के 3 ऐसे राज्य हैं, महाराष्ट्र, पंजाब और केरल, सबसे ज्यादा केस इन राज्यों में आ रहे हैं। क्या लॉकडाउन को लेकर कोई चर्चा चल रही है? अविनाश, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? अविनाश, मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि क्या लॉकडाउन को लेकर कोई चर्चा चल रही है पंजाब में? जी, कहीं ना कहीं जो साफ तौर पे कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं उनको लेकर जो पंजाब सरकार ने हदायतें हैं वो डिप्टी कमिश्नर जो हर एक जिले के हैं उनको जारी की गई है। तो कहीं ना कहीं जब पॉजिटिव आंकड़ा और ज्यादा बढ़ेगा तो वहां सख्ती की जाएगी। लेकिन लॉकडाउन की बात करें तो अभी तक लॉकडाउन की जो बात है वो सामने देखने को नहीं मिल रही, लेकिन सख्ताई है पुलिस द्वारा वो करनी शुरू कर दी है। जगह जगह पर नाकाबंदी की जा रही है, लोगों को अवेयर किया जा रहा है। अविनाश, हम लगातार देखते हैं, रोजाना तस्वीरें पंजाब की हमारे सामने आती हैं, वो लगातार प्रोटेस्ट होता रहता है, चाहे वो किसानों को लेकर हो या फिर किसी और मामले को लेकर हो। लोग प्रोटेस्ट करते हैं, यानी सोशल डिस्टेंसिंग वहां पर बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है, धज्जियां उड़ाई जाती हैं लगातार। इसको कैसे रोका जाएगा? इसके लिए क्या कुछ चल रहा है? जी, कहीं ना कहीं साफ तौर पे जो कोरोना महामारी है उसके जो बढ़ोतरी हो रही है केसों की, तो कहीं ना कहीं जो प्रदर्शनकारी है, आज यहाँ पर जो प्रदर्शन किया गया है कहीं ना कहीं अपनी मांगों को लेकर, लेकिन साफ तौर पे पटियाला प्रशासन उन्हें भी समझाती नजर आई है। लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हम पिछले लंबे समय से हम संघर्ष कर रहे हैं, हमारी जो मांगे हैं उन्हें अनदेखा किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं कई लोगों ने मास्क लगाए हुए थे, कई लोग विदाउट मास्क थे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की जो धज्जियां हैं वो उड़ाई जा रही थी। जी काजल। अविनाश, क्योंकि डॉक्टर्स का भी कहना है कि नाइट कर्फ्यू से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ज्यादातर लोग रात में तो अपने घरों में रहते हैं, इसलिए इससे कुछ नहीं होने वाला है। अगर लगा भी दिया जाए तो मतलब दिन में तो जितने लोग बाहर निकलेंगे उनके लिए इस समय कुछ नहीं है, वो आराम से बाहर निकल सकते हैं, मास्क लगाएं या फिर ना लगाएं, भले ही हिदायत दी जा रही है लेकिन उनकी मर्जी है। दिन में ऐसा कुछ किया जा रहा है क्योंकि नाइट कर्फ्यू से कोई फायदा होने वाला नहीं है, ये डॉक्टर्स का कहना है। जी, साफ तौर पे कहीं ना कहीं जो नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है रात को 9 बजे, रात को कोई भी व्यक्ति है जो बाहर नहीं निकलता। कहीं ना कहीं जो सख्ताई करने की जरूरत है प्रशासन और सरकार को, तो दिन में करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं जो लोग हैं विदाउट मास्क जो है लोग सड़कों पर घूमते दिखाई देते हैं दिन में, रात को कोई बाहर नहीं निकलता। कहीं ना कहीं अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है लोगों के अंदर। लोगों को अवेयरनेस
होना पड़ेगा। लोगों को सोचना चाहिए कि कोरोना महामारी से राहत नहीं मिली, उल्टा कोरोना महामारी के जो केस हैं वो उसमें बढ़ोतरी हो रही है। जो लोग बाहर से इस समय पंजाब में आ रहे हैं, चाहे वो अन्य राज्यों से आ रहे हो या फिर अन्य शहरों से आ रहे हो, कहीं से भी आ रहे हो, उनके लिए क्या किया जा रहा है? किस तरीके से उनकी चेकिंग की जा रही है? किस तरीके से थर्मल स्कैनिंग की जा रही है? कैसे? या फिर सिर्फ ढिलाई बरती जा रही है? अविनाश, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। तो लगातार कोरोना के केस बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से टेंशन सरकार की भी बढ़ रही है और स्वास्थ्य विभाग की भी लगातार बढ़ती जा रही है। चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो, केरल की बात हो या फिर पंजाब की बात हो, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर हर रोज कोरोना के केसेस निकलकर सामने आ रहे हैं। ये दूसरी लहर कोरोना की देखने को मिल रही है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने भी कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग की थी, उसमें यही कहा गया था कि दवाई भी और कड़ाई भी, दवाई अगर आ गई है तो ढिलाई बिल्कुल भी ना बरतें। ये ना भूलें कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, कोरोना अभी गया नहीं है। डरने की ज़रूरत कोरोना से बहुत ज़्यादा है। अगर बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, ज़रूरत ना पड़े तो घर के अंदर ही रहें, क्योंकि कोरोना बहुत ख़तरनाक है। जिस तरह के केस लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं, जो विदेशी लोग हैं वो भारत आने से इस समय डर रहे हैं, वो भारत की यात्रा करने से इस समय डर रहे हैं। अब आप ये मानकर चलिए कि जो विदेश के लोग हैं वही अगर भारत आने से डर रहे हैं तो देश के लोगों को खुद भी डरना चाहिए। देश के लोगों को खुद भी अपनी सुरक्षा करनी चाहिए कि अगर बाहर के लोग डर सकते हैं तो आप लोगों को भी डर कर ही रहना होगा। अगर कोरोना से डरेंगे उसके बाद ही कोरोना से बच पाएंगे और खुद को सुरक्षित रख पाएंगे। अविनाश एक बार फिर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अविनाश, बाहर के लोगों को लेकर क्या किया जा रहा है, क्योंकि जो अन्य राज्यों से लोग आ रहे हैं उनकी चेकिंग किस तरीके से की जा रही है? देखिए काजल, कहीं ना कहीं जो अन्य राज्यों से बाहर से आ रहे हैं उनकी जो टेस्टिंग है वो सैंपलिंग जो कहीं जो बाहर राज्यों से आ रहे हैं तो प्रशासन के द्वारा जो पहले उनके टेस्ट किए जाते हैं और बाद में जब रिपोर्ट आती है तो उन्हें बताया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो सख्ताई है प्रशासन के द्वारा वो करनी शुरू कर दी गई है। वहीं सेहत विभाग की टीमों द्वारा गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर लोगों को जागरूक किया है टीकाकरण के चलते हुए। तो टीकाकरण जो अभियान है वो भी जारी है। तो कहीं ना कहीं लोगों को अवेयर होने की जरूरत है, अवेयरनेस होना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जो अपने और अपनी परिवार की जो सुरक्षा है लोगों के हाथ में है, उसे अनदेखा ना करें। घर से बाहर निकलना तो मास्क जरूर पहनकर निकले और सोशल डिस्टेंसिंग के जो नियम है उसकी पालना करें। जी काजल। अविनाश, इस समय सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है कि जो पुराना वाला समय था उसको याद किया जाए। जिस तरह की कड़ाई पुराने वाले समय में लगभग 1 साल पहले बढ़ती जा रही थी, उसी कड़ाई को एक बार फिर से बढ़ता जाए। चाहे वो टेस्टिंग की बात हो, टेस्टिंग की संख्या किस तरीके से बढ़ाई जा रही है, सैंपलिंग की संख्या किस तरीके से पंजाब में बढ़ाई जा रही है? काजल, मैं सबसे पहले तस्वीरें दिखाऊंगा कि लोग कितने अवेयर है। मोटरसाइकिल पर युवक घूम रहा है विदाउट मास्क। मास्क यानी मुख्यमंत्री के शहर में कोई भी लोग नहीं लगा रहे, कम है लोग जो लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है। प्रशासन अगर अवेयरनेस करेगा तो लोग जागरूक होंगे, लेकिन लोगों के अंदर जो जागरूकता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। साफ तौर पे जो तस्वीरें खुद ब खुद बयां करती हैं किस प्रकार से लोग अवेयर हैं मुख्यमंत्री के शहर में। विदाउट मास्क लोग सड़कों पर घूम रहे हैं, जिसका खामियाजा जो रोजाना ही पॉजिटिव केसों का आंकड़ा है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो कोरोना से डरना बेहद ज़रूरी है। अगर आप कोरोना से नहीं डरेंगे तो सुरक्षित खुद को नहीं रख पाएंगे, जो कि इस समय बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये मत भूलिए कोरोना की दूसरी लहर दोबारा शुरू हो चुकी है। देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार। खबरनामा, खबर से असरता।